वाज क्रॉसिंग हिज लिमिट्स कि ये ऐसी है वैसी है एंड इसकी तो शादी हो गई है फिर भी अपने बाप का सरनेम यूज कर रही है एंड ऑल दैट। तो उस टाइम पे मैंने भी उसको बोल दिया कि मैं मेरे बाप की सरनेम यूज कर रही हूँ तो तेरे बाप का क्या जा रहा है। ये केस में माँ ने बोला कि मुझे बच्चा नहीं रखना है, मुझे उसको दे देना है। तो इतना अच्छा केस हैंडल होता था कि वो फिर मेरे फादर के पास जाते ही नहीं थे कि भाई नहीं हीरो बेन ने हमारा काम अच्छे से कर लिया जी। यू डोंट चूज योर क्लाइंट चूजेज यू। क्रिमिनल प्रैक्टिस में तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो अभी तो तुम्हारी बेटी भी छोटी है, मुझे मेरे क्लाइंट्स ने फैमिली कोर्ट लॉयर बना दिया। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे वकील से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका अनुभव जनरेशन से आ रहा है। पहले वो शायद ऐसा कह सकते हैं उनके दादाजी पॉलिटिक्स में थे, वो पॉलिटिक्स में आए लेकिन पॉलिटिक्स उनको नहीं जचा। उनके पिताजी गुजरात के बहुत बड़े क्राइम के लॉयर कहे जाते हैं। उन्होंने थोड़ी क्राइम की प्रैक्टिस की लेकिन उन्होंने वो भी छोड़ दिया। वो अब अपने आप को फैमिली लॉयर की तरह बताती हैं। तो आज आपको रूबरू कराता हूँ हिरल पानवाला से। हिरल जी कहिए, वेलकम पहले तो आपको। और पहले यही सवाल पूछता हूँ, मैंने आपको पूछा था कि आपको एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप कौन सी वकील हैं, तो आपने कहा फैमिली वकील हूँ। लोग यही बोलते हैं। नहीं तो आपने ये भी कहा कि लोग मेरे को डाइवर्स लॉयर भी जानते हैं, कि ऐसा भी बोलते हैं कि ये डाइवर्स की लॉयर है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी फेमस हॉलीवुड की जो लॉयर हैं वो बहुत फेमस हैं डाइवोर्स कराने में, शायद आप जानते भी हो उनको। तो मतलब क्यों इम्प्रोवाइज करना चाह रही हैं आप? जब मैंने वकालत की पढ़ाई की जी, मैंने LLB किया जी, उसके बाद मैंने LLM किया जी, LLM इन क्रिमिनोलॉजी की एंड विद अ गोल्ड मेडल जी। आई स्टार्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझे क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है जी। पर इसमें क्या हुआ कि क्रिमिनल की प्रैक्टिस की शुरुआत हुई, उसके बाद 2010 में आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड, तो मुझे 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा। उसके बाद जब मेरे को वापस प्रैक्टिस की शुरुआत करनी थी तो मैंने मेरे फादर को बोला कि आई वांट टू रीस्टार्ट, तो आई विल कम अगेन, आई विल जॉइन योर चैम्बर्स। तो मेरे पापा ने बोला कि क्रिमिनल प्रैक्टिस में तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो अभी तो तुम्हारी बेटी भी छोटी है, तो यू स्टार्ट विद प्रैक्टिस, पर अभी तुम फैमिली कोर्ट में जाओ। फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश भी नहीं हुई थी एंड वी वांटेड अ लॉयर फ्रॉम आवर चैम्बर्स इन फैमिली कोर्ट। तो वहाँ मैंने एज अ फैमिली कोर्ट लॉयर जाना शुरू किया। मुझे बस यही था कि मुझे प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, मुझे कंटिन्यू करनी है। तो मेरे हिस्से फैमिली कोर्ट का काम आया तो वो मैंने ले लिया। तो जैसे मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा काम जो है वो लोगों को पसंद आने लग गया एंड मेरे फादर के जो क्लाइंट्स रहते थे उनको मैं डायरेक्टली हैंडल करती थी। तो इतना अच्छा केस हैंडल होता था कि वो फिर मेरे फादर के पास जाते ही नहीं थे कि भाई नहीं हीरो बेन ने हमारा काम अच्छे से कर लिया जी। तो मेरा जो काम अच्छा हो रहा था फैमिली कोर्ट में, उसकी वजह से मेरा एक अलग आइडेंटिटी बनना शुरू हुआ कि शी इज़ वेरी गुड विद फैमिली कोर्ट केसेस एंड काफ़ी जो क्लाइंट्स को मैं हैंडल करती थी और उनके केसेस मैंने रिजॉल्व किए थे, उनके वर्ड टू वर्ड जो बोलते हैं ना पब्लिसिटी से आई स्टार्टेड गेटिंग मोर केसेस इन फैमिली लॉ। अब काफ़ी सीनियर लॉयर्स से हम बात करते हैं ना तो वो बातों बातों में हमको बताते हैं, जब भी जूनियर्स को वो लोग कुछ भी एडवाइस देते हैं कि यू डोंट चूज योर क्लाइंट चूजेज यू। तो मेरे केसेस में ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मुझे मेरे क्लाइंट्स ने फैमिली कोर्ट लॉयर बना दिया जी। एंड ऐसे मेरे सोशल सर्कल्स में, फैमिलीज में, इन लॉज में और फ्रेंड्स सर्कल में सब मैं आती हूँ तो मुझे चिढ़ाने के लिए या टीज करने के लिए बोलते कि अरे ये तो डिवोर्स लॉयर आ गई, इससे दूर रहो जी। तो एक डिवोर्स लॉयर का टैग लग गया।
बट या इन माई हार्ट आई एम अ लॉयर। और मैं खाली पहले से मैं आपको बता दूं कि हिरल किरीट पानवाला जो गुजरात के जाने माने वकील हैं, उनकी बेटी हैं और वो उनका नाम क्राइम में ज़्यादा है, वो क्राइम से ये फैमिली की तरफ आगे। हिरल, एक बात बताइए कि पहले से शायद लॉयर बनना नहीं चाहती थी आप, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारा आपने पढ़ाई की और फिर बाद में एक ऐसे पॉइंट पे आए कि भाई नहीं अब लॉयर बनना है, तो वो थोड़ा बताइए। आपकी बात सही है। लॉ वॉज नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी। बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छी थी। आई वॉज एन ऑलराउंडर और बहुत ही जैसे बोलते हैं ना वाइवेशियस चाइल्ड थी कि ये करना है वो करना है। और पता नहीं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से मुझे ऐसा ध्यान है कि आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि आई वॉन्ट टू अर्न नेम एंड फेम इन माई लाइफ। क्योंकि मेरे मामा प्रेस में थे और हम लोग वो प्रेस की स्टोरीज उनकी सुनते थे, तो एक वक्त ऐसा आया जैसे 5th-6th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तब मुझे जर्नलिज्म में इंटरेस्ट आया कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। फिर मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे सब लोग इंजीनियर्स हैं या लॉयर हैं, और मेरे फादर ने भी भले लॉ कर रहे हैं बट ही डिड हिज BSc, तो साइंस स्ट्रीम को ज़्यादा महत्व देते थे कि पढ़ाई में अच्छी है तो साइंस ही लेना चाहिए। तो मुझे साइंस स्ट्रीम लेने के लिए एक राह दिखाई गई। साइंस मैंने एक सेमेस्टर जो फर्स्ट एग्ज़ाम होती है वो मैंने साइंस स्ट्रीम में किया, और तब मैंने सोचा कि आई विल बी डूइंग आर्किटेक्चरिंग बिकॉज मुझे थोड़ा एस्थेटिक्स में और डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट है। बट साइंस स्ट्रीम में मार्क्स अच्छे आ रहे थे पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। फिर सोचा कॉमर्स में स्विच करते हैं। कॉमर्स में उस टाइम पे तो यही था कि ईदर यू गो फॉर CA, CS या MBA। CA करना नहीं था, आई वॉज नॉट गुड विथ नंबर्स। CS का सोच रहे थे पर मुझे कोर्स और वो सब जो देखा मुझे बहुत मज़ा नहीं आया, तो मैंने सोचा कि आई विल फिनिश माई ग्रेजुएशन, आई विल डू MBA। तो 3rd ईयर BCom में मैंने अपनी जो MBA की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसकी प्रेपरेशन मेरी चल रही थी। उसी टाइम पे 3rd ईयर BCom में एक सब्जेक्ट आता है मर्केंटाइल लॉ। नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। मर्केंटाइल लॉ मैं पढ़ रही थी, तो मेरे फादर जो हैं वो मर्केंटाइल लॉ बहुत सालों से पढ़ाते थे नवयुग कॉलेज में। तो मैंने मेरे फादर को बोला कि आप सबको पढ़ाते हो, मुझे भी पढ़ा दो, तो मुझे इतना मतलब खुद से नहीं पढ़ना पड़े, आप मुझे समझा दो ना। तो मेरे फादर ने बोला कि मैं तुमको कोई पूरा नहीं समझाऊंगा, मैं तुमको थोड़ा फंडामेंटल्स बेसिक्स समझा देता हूँ एंड देन यू गो अहेड। तो वी स्टार्टेड विथ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं वो सब की चर्चाएं चालू हुई। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा में फिर हम लोग चेक रिटर्न केसेस में चले गए और फिर चेक रिटर्न केसेस की चर्चाएं करने लगे एंड मेरे फादर मुझे सवाल कर रहे थे, मैं उसका जवाब दे रही थी, मैं उनको सवाल कर रही थी, और हम लोग इतना अच्छा उसमें डिस्कशन हम कर पा रहे थे। तो अब मेरे फादर ने बोला कि हिरल तू सब कर रही है बट यू शुड एक्चुअली डू लॉ बिकॉज यू आर वेरी गुड एट इट। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट अच्छा है, डिस्कशन अच्छा कर रही हो, लॉजिक अच्छा है, एंड आई थिंक सो यू विल बी, आई मीन यू विल कट आउट एज अ वेरी गुड लॉयर। तो उस टाइम पे मुझे एक बार क्लिक हुआ कि कोई, और पापा से तारीफ पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो जल्दी से किसी की मतलब तारीफ नहीं करते, बट इट वॉज कमिंग फ्रॉम माई फादर, तो वो रियली इट हिट मी कि ये बात तो सही लग रही है कि मे बी आई एम गुड एट इट, आई हैव एप्टीट्यूड फॉर इट। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद MBA ना करके मैंने LLB ज्वाइन कर लिया और मेरे फादर की चैम्बर्स ज्वाइन कर ली एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ एज अ लॉयर। तो पहले से ही मतलब LLB करने से पहले से ही आप लॉयर तो आदि बन चुकी थी ऐसा? हाँ जी, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि आपका एनवायरनमेंट भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो बचपन से ही पापा को ऐसे एज अ लॉयर, एज अ डैशिंग लॉयर देखा हुआ है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता था कि आई यूज्ड टू स्टडी इन एक्सपेरिमेंटल स्कूल, तो एक्सपेरिमेंटल में कभी हमारी रिक्शा मिस हो जाती थी या नहीं आने वाले होते थे, तो हमारा ये कोड था कि मैं एक रिक्शा करके कोर्ट चली जाऊंगी, फिर वहाँ से पापा के साथ घर आऊंगी।
तो मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं स्कूल से पापा के पास चली जाती थी, फिर पापा कैंटीन में खिलाते थे, फिर सब फेलो लॉयर्स के साथ बातचीत होती थी। तो तभी से वो एनवायरनमेंट में मैं जाने का मुझे अनुभव है। और एक आध दो बार मैंने मेरे पापा को एज अ लॉयर ट्रायल में आर्ग्यूमेंट करते हुए और क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए भी देखा है। और उस टाइम पे क्या होता है कि आप मूवीज भी देखते हो और मूवीज में भी ये सब सीन्स देखते हैं। तो मूवीज में जो ऐसे मान लीजिए कि एक मूवी थी जिसमें अनिल कपूर इज अ लॉयर एंड वो पूरा ट्रायल कंडक्ट करता है। माई डैड वॉज लाइक, मतलब मुझे वो लग रहा था कि यार माई डैड इज लाइक अ रियल लाइफ हीरो। तो पापा का तो बहुत ही ज़्यादा मेरे पे इन्फ्लुएंस है। और फिर एक बार मैं सोच लिया कि हाँ भाई, लॉ इज़ अ फील्ड फॉर मी। तो मैंने भी सोचा कि यार मैं भी कोर्ट रूम लॉयर बनूंगी और मैं भी केसेस चलाऊंगी। ऐसा याद है आपको कि जिसमें आप फर्स्ट ऐसा केस जब भी, मतलब सनद लेने के पहले या जब भी आपने उसमें एकदम डूब के काम किया और फिर आपको लगा कि ये फर्स्ट मेरा सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये बहुत अच्छा काम किया मैंने, या फादर ने बोला कि नहीं ये तूने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा याद आ रहा है कुछ? मेरे फादर बहुत जल्दी से तारीफ नहीं करते, बट केसेस की बात नहीं मेरे को याद नहीं आ रही है। बट आई विल टेल यू कि मैंने जब मेरे फादर की चेम्बर्स ज्वाइन किए तो तब हम लोग एज अ लॉ इंटर्न्स काफ़ी ड्राफ्टिंग का काम सीखते हैं। तो और उस टाइम पे चेम्बर्स में इंग्लिश लैंग्वेज जानने वाले कम थे, तो मुझे इंग्लिश का काम मुझे काफ़ी दिया जाता था। तो एक बार मैंने एक नोटिस ड्राफ्ट की थी इंग्लिश में, तब मैं शायद सेकेंड ईयर LLB में होंगी। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी? हाँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ। तो मैंने ड्राफ्ट की थी और वो पढ़ के मेरे पापा बहुत खुश हुए थे और सबके सामने ऐसे तारीफ की थी कि इसने बहुत अच्छी ड्राफ्ट की है। और ही वॉज, आई थिंक ही वॉज प्राउड ऑफ मी। तो ये जब पापा कभी कभी ऐसे तारीफ कर देते हैं तो वो एक बहुत अच्छा बूस्ट दे जाता है। जी। तो वो फिर सनद ली आपने और फिर कौन सा केस लड़ा था पहला? मैं शुरू में तो मेरे फादर के अंडर ही थी जी। तो मैं सेशंस कोर्ट अटेंड करती थी और वहाँ पे ज़्यादातर मर्डर ट्रायल्स होती थी। ACB की मैटर्स होती, ACB की मैंने कम अटेंड की है पर मेरे फादर वैसी मैटर्स अटेंड करते थे। फिर रेप ट्रायल्स होती थी। तो ये सब चीज़ों में ये सब ट्रायल्स में मैंने मेरे फादर को असिस्ट किया है। और एक सूरत में बहुत एक चकचार केस था, सूरत गैंग रेप केस, तो उसमें मैंने मेरे फादर को असिस्ट किया था। माय फादर वाज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो उसमें मतलब क्लाइंट जो थे, विक्टिम की ऐसी डिमांड थी कि आपकी टीम में कोई लेडी एडवोकेट हो तो मुझे अच्छा रहेगा। तो आई वॉज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी और मैंने केस एज अ जूनियर हैंडल किया। और वो एक लाइफ का बहुत ही, ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर मी कि मेरे को इतनी बड़ी ट्रायल पे असिस्ट करने का मौका मिला। सो दैट वाज इंडीड। ओके, तो ये फादर के साथ काम करते करते ही आप फैमिली लॉयर में शिफ्ट हो गए या बाद में हुई? हाँ, मैंने बताया ना, मैं पहले फादर के साथ थी, फिर आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड, फिर मुझे 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा। फिर मेरे फादर ने ही बोला कि आई कांट लोड यू विथ क्रिमिनल केसेस, अभी तुम थोड़ा इजी काम करो। जी। तो इसलिए मैंने फैमिली कोर्ट का काम स्टार्ट किया। वहीं साथ में शुरू कर दिया था आपने? साथ में मैं फादर के अंडर ही थी मैं जी। और हमारी टीम में बहुत सारे लॉयर्स हैं, मतलब अलग अलग, नेगोशिएबल के लिए अलग लॉयर है, क्रिमिनल के लिए अलग है, सेशंस के लिए अलग है, सिविल का काम अलग करते हैं। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो फिर फैमिली कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई, तो फिर मैं फैमिली कोर्ट का काम मैं हैंडल करने लग गई। दिस इज हाउ आई बिकेम अ फैमिली कोर्ट लॉयर। कोई केस याद है फर्स्ट ऐसा जो आपने इंडिपेंडेंटली फैमिली कोर्ट का आपने हैंडल किया हो? फैमिली कोर्ट में तो मैंने सारे केसेस इंडिपेंडेंटली ही हैंडल किए हैं। ओके। पहला कौन सा था केस, क्या आया था, याद है कुछ?
एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था कि जिसमें मेरी जो क्लाइंट है उसका जो हस्बैंड था, ही हिमसेल्फ वाज अ हाई कोर्ट लॉयर और बहुत हार्ड टाइम दिया उसने हमको. ही वाज वेरी अग्रेसिव और मैं नाम नहीं ले रही हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ही वाज लिटिल, आई थॉट कि ही वाज अ लिटिल साइको या पता नहीं क्या था. तो कोर्ट में भी आके बहुत अग्रेसिवली बिहेव करता था और इतनी अर्जियां देता था कोर्ट को जिसमें मेरे ऊपर भी एलिगेशंस करता था कि इसकी वकील ऐसी है. तो इट वाज समथिंग लाइक नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि मेरे बारे में भी कि ये मेरी बीवी को भड़का रही है एंड ऑल दैट. तो एक टाइम मुझे ऐसा याद आया था कि कोर्ट में बहुत बड़ा सीन हो गया था एंड कोर्ट के सामने ही स्टार्टेड मतलब अब्यूजिंग तो नहीं बोल सकती बट ही वाज क्रॉसिंग हिज लिमिट्स कि ये ऐसी है वैसी है एंड इसकी तो शादी हो गई है फिर भी अपने बाप का सरनेम यूज कर रही है एंड ऑल दैट. तो उस टाइम पे मैंने भी उसको बोल दिया कि मैं मेरे बाप की सरनेम यूज कर रही हूँ तो तेरे बाप का क्या जा रहा है. तो दैट वाज वन इंसिडेंट जो, बट वो केस में बहुत अच्छा हम लोग लड़े एंड उस टाइम पे मतलब ही वॉज डीलिंग और मेरी क्लाइंट को मेंटेनेंस तक वो नहीं दे रहा था. बट एक अच्छे जज आए और उन्होंने उनके सारे जो लॉयर के टेंट्रम्स थे वो सब साइड करके उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेनेंस का ऑर्डर बांध के दिया एंड वो फिर टर्निंग पॉइंट हो गया क्योंकि एक मेंटेनेंस की अमाउंट बांध दी गई तो सामने वाले पे एक लायबिलिटी आई, प्रेशर आई एंड इवेंचुअली मैटर में समाधान हो गया. बट दैट वाज इनिशियल इयर्स एंड कोर्ट रूम में जो सीन हुए थे और मेरे पे पर्सनल एलिगेशंस हुए थे तो वो चीज़ें भी बहुत आपको लाइफ में सिखा के जाती है. फिर एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे क्राइम के केसेस हैं उस एकदम ड्राई होते हैं मतलब आप इमोशंस से कनेक्ट नहीं होते हो, ठीक, लेकिन फैमिली के केसेस होते हैं तो एक तरफ मतलब जो लड़का है या शायद वो रो रहा है, लड़की रो रही है, बच्चा रो रहा है, तो ये थोड़ा क्या इमोशनल स्ट्रेनफुल नहीं होता आपके लिए? यू आर राइट कि पर क्रिमिनल में भी मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे क्रिमिनल में भी थोड़ा मर्डर हो चुका है किसी का, किसी ने अपना कोई स्वजन खोया है. यहाँ पे भी वही है कि लोग अपनी जो पर्सनल लाइफ्स के पचड़े में फंसे हुए हैं एंड किसी की बीवी चली गई है, किसी का हस्बैंड मार रहा है, बच्चों के मतलब मैं बाप हूँ पर मुझे बच्चा मिल नहीं रहा है. जैसे आपने केस बताया था कि एक माँ है वो बच्चे को रखना नहीं चाहती थी. हाँ, तो वो एक केस जो मैंने आपको बताया था वो क्या है कि बच्चा जो है वो माँ के पास था, मतलब माँ ने पीहर में ही, मतलब माँ ने अपने पीहर में बच्चे को जन्म दिया और जो फादर था उसने मतलब जो उसकी वाइफ है, मेरी क्लाइंट है, उसको छोड़ दिया था. तो जो वाइफ ने उसको बच्चे को बड़ा किया और बच्चा 1.5 साल का हो गया. कितनी उम्र होगी उनकी? आई थिंक सो अर्ली, मतलब 22-23 साल की लड़की थी और उसने जो बच्चे को जन्म दिया 1.5 साल का हुआ और बात समाधान पे आई कि दोनों अब ये शादी खत्म कर रहे हैं, डिवोर्स कर रहे हैं. अब यूजुअली केसेस में क्या होता है कि जब कपल स्प्लिट होते हैं तो बच्चा कौन रखेगा कि भाई मैं रखूंगी, माँ बोलती है मैं बच्चा नहीं छोड़ूंगी, मैं रखूंगी, फादर बोलता है बच्चा मुझे चाहिए. ये केस में उल्टा सिनेरियो था. ये केस में माँ ने बोला कि मुझे बच्चा नहीं रखना है, मुझे उसको दे देना है. हमने उसको पूछा कि यूजुअली माँ अपने पास रखती है, तुम ये क्यों, कोई डिसीजन कोई प्रेशर में ले रही हो या कैसे ले रही हो, सोच समझ के ले रही हो? तो उसने बोला कि मैडम हमारे समाज में मुझे बच्चों के साथ, मतलब बच्चे के साथ मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और मेरी कोई ऐसी, मतलब मेरे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं इस बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ. उसका फादर है, अगर वो बच्चे को रख ले तो फादर कमाते हैं, बच्चे को वो पाल लेंगे और बच्चा पल जाएगा. मेरे पास बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सही रही है. बट जब फाइनल समाधान हो रहा था और बच्चे को जब हैंड ओवर करना था, दैट वाज अ वेरी पेनफुल
साइट। माँ एकदम पहले से ही वो मन बना के आई है कि अब ये लास्ट टाइम है जो मैं मेरे बच्चे को देख रही हूँ और मुझे अब सौंप देना है। और बच्चे का जो फादर था वो उसको लेने के लिए तैयार था। अब बच्चा फादर को इतना कुछ जान नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है, वो अभी भी अपने मम्मी के पल्लू से ऐसे बंधा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता है। और छुड़वा छुड़वा के बच्चा रो रहा है, पर फिर भी वो अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चे को दे रही है, सौंप रही है। और फिर वो बस रोते रोते निकल गई एंड शी वॉज आउट ऑफ साइड, और बच्चा बस वहीं पे रो ही रहा है। और हम लोग बिकॉज सामने वाले लॉयर, हम लोग समाधान में वी वर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, तो हमारी हाजिरी ज़रूरी थी वहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम ना आए लीगली। तो वो साइट देख के उस टाइम पे बहुत फील हुआ कि हम लोग एज अ लॉयर एक लोगों के लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, बट हम भी वी आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड वो भी मतलब आंखों में आंसू दे जाए वैसी बात थी। तो वी वर इमोशनली बहुत चोक हो गए थे। सो एंड दैट इंसिडेंट इज स्टिल देयर इन माई माइंड, मोर सो बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ न्यू मदर एट दैट टाइम। तो मैं एज अ लॉयर नहीं पर एज अ पर्सन भी सोच रही थी कि कितना डिफ़िकल्ट होता है अपने बच्चे को सौंप देना और मुड़ के ना देखना। तो आपकी बात सही है कि फैमिली कोर्ट केसेस में जो इमोशनल एंगल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको झंझोड़ देते हैं। कपल्स में भी ऐसा होता है क्या? मतलब लड़ तो लिए, लेकिन जब लास्ट एंड मोमेंट पे अब अलग होना है तो थोड़ा बहुत टफ होता है, ऐसा देखा आपने क्या? मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। एक कपल आया था मेरे पास, फ्रेंड्स के थ्रू ही कुछ थे, तो मुझे बोला गया था कि आप थोड़ा अपना पर्सनल टच इसमें रखिएगा, इसको एज अ लॉयर नहीं पर एज अ कुछ काउंसलिंग इनकी कर लेना। मैंने थोड़ा कोशिश किया, दोनों एक दूसरे से एकदम झगड़ा, मतलब ये इसकी बुराई करे, वो उसकी बुराई करे, और इतनी बुराई करे कि मुझे लगता है कि यार तुम लोग रह ही नहीं सकते हो साथ में, क्या करना चाहते हो? तो दोनों ने बोल दिया कि डिवोर्स ही करना है। माँ बाप को बुला लिया, माँ बाप की बातें हुई, फिर एंड में डिसाइड हुआ कि डिवोर्स करना है। मैंने बोला डिवोर्स ही करना है, चलो आप लोग बैठ जाओ, वी विल ड्राफ्ट अ डिवोर्स पिटीशन। उनके सामने ही मैंने ओरली पूरी डिवोर्स पिटीशन डिक्टेट करवाई, और लास्ट में जैसे प्रेयर लिखते हैं ना वैसे कि भाई हमारी जो शादी है उसको ये नल एंड वॉइड तो नहीं पर इसको मतलब छूटा छेड़ा आपी ने अंत करवामा आवे। तो ये जो मैंने लाइन जब डिक्टेट की, दोनों के दोनों रोने लग गए फूट फूट के। मैंने बोला क्या हो गया, आपको तो यही चाहिए, तो लेट अस डू दिस। दोनों इतने रोने लग गए, उन्होंने बोला हमको टाइम चाहिए, एंड दे टुक टाइम टू रीथिंक, एंड शायद हफ्ता 10 दिन बाद दोनों आए कि हम साथ में रहना चाहते हैं, हम डिवोर्स नहीं चाहते। तो मैंने बोला ये स्टंट मैंने किया ना तो अच्छा किया था कि आप लोग के सामने मैंने पिटीशन ड्राफ्ट करवाई, तो आपको मतलब बोलना बहुत आसान है कि हम झगड़ा करेंगे, हम नहीं रह सकते, हम वी वांट डिवोर्स, बट डिवोर्स इज ऑल्सो वेरी इमोशनल प्रोसेस। आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो कोशिश कर लो कि साथ में रह लो। आपका फोकस क्या रहता है ऐसे केसेस आते तब? मेरा फोकस ये है, सबसे पहला फोकस ये है कि डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करो। ओके। मतलब मैट्रिमोनियल पिटिशंस जो होती है और वो उस तरह के जो लिटिगेशंस होते हैं, वो कई बार सालों तक विदाउट एनी पर्पस खींचते रहते हैं। मतलब एक पार्टी ऐसा बोल रही है कि मुझे तो साथ में ही रहना है, एक पार्टी बोलती है कि मेरे को तो रखना ही नहीं। तो व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोलॉन्गिंग सच लिटिगेशंस फॉर इयर्स? मतलब लोगों के 10-10 साल निकल जाते हैं। तो मेरे कोशिश ये रहती है कि आप कोई पर्पसफुल लिटिगेशन को परस्यू करो। अगर आपका नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो एक पार्टी रिजोल्यूशन पे आ जाओ। अगर एक पार्टी नहीं रहना चाहती, दूसरी रहना ही चाहती, तो जो रहना चाहती है या तो वो डिवोर्स के डिसीजन पे आए, और जो नहीं रखना चाहती है तो वो रखने के बारे में सोचे। आपने डिस्प्यूट्स को आप मिनिमाइज करो, सोचो, काउंसलिंग लो और साथ में रहने का कोशिश करो। मोर सो बिकॉज के कई केसेस में क्या होता है कि 5-7 साल तक, 10 साल तक वो लोग साथ में रहे होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और वो बच्चे भी 7-8 साल की ऐसी एज में होते हैं कि उनको अभी अडल्ट होने में काफ़ी टाइम है। दे विल नीड बोथ द पेरेंट्स।
तो कोशिश ये करते हैं कि साथ में रहो, बट अगर साथ में रह के भी झगड़े ही करने वाले हो और झगड़े के कारण अगर बच्चे का हित हो रहा है तो डिवोर्स पे आ जाओ और टर्म्स कंडीशंस फाइनल कर लो। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो और हो सके तो साथ में ही रहो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो कुछ अच्छे टर्म्स कंडीशंस के ऊपर आके आप अलग हो जाओ और लाइफ में एक बोलते हैं ना आगे बढ़ो। आई थिंक सो दिस इज व्हाट आई यूजुअली डू एज अ फैमिली कोर्ट लॉयर। आपको शायद 15 साल इस तरह के केसेस को हैंडल करते हुए लगभग 15 साल हो गए। 15 साल में आपने क्या चेंजेस देखा, मतलब क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको फैमिली कोर्ट केसेस में? यस, फैमिली कोर्ट केसेस में ट्रेंड ये तो है ही कि बढ़ रहे हैं केसेस जी। मतलब जब हम लोग ने ज्वाइन किया था एज अ लॉयर, फैमिली कोर्ट में सूरत में फैमिली कोर्ट 2008 में आई, एस्टैब्लिश हुई, तो उस टाइम पे 2 फैमिली कोर्ट्स थी एंड नंबर ऑफ केसेस भी कम थे। उसके बाद धीरे धीरे फैमिली कोर्ट 4 हो गए, आज 6 है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि केसेस बढ़ रहे हैं। एंड थ्रू आउट दिस ईयर्स मुझे भी ये पता चल रहा है कि पहले जो डिस्प्यूट्स आते थे उससे ज़्यादा डिस्प्यूट्स आ रहे हैं फैमिली लोग। एंड ये भी मैं बोल सकती हूँ कि पहले जो कारण होते थे ना, उसके कंपैरिजन में आज के कारण भी डिवोर्स के अलग अलग आ रहे हैं। कुछ अनयूजुअल कारण आपको लगे हो कि ये क्या है, कुछ मुझे तो गले नहीं उतर रहा है? मैं आगे भी बता चुकी हूँ सोशल मीडिया पे कि एक क्लाइंट है, उसकी वाइफ को पबजी खेलने का एडिक्शन था। अच्छा। और पबजी के कारण फिर वो सबसे चैटिंग शुरू कर दी और चैटिंग के बाद फिर शी गॉट इन्वॉल्व विथ लॉट ऑफ पीपल, मतलब लॉट ऑफ मैन, नॉट इन अ गुड वे। तो वो एक कारण बना पबजी एडिक्शन। फिर कभी कभी ये भी होता है कि मतलब आज के दौर में मैं ऐसा मानती हूँ कि पहले क्या था कि लोग ये माँ बाप भी ये सलाह देते थे कि भाई साथ में रहो, वापस मत आओ बेटा, तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ तकलीफ है तो हम बोलेंगे ससुराल वालों को, पर तुम रहो वहाँ पे, ट्राई टू सेटल इन दैट हाउस। आजकल क्या होता है कि एक छोटी सी बात हो जाती है तो माँ बाप बोल देते कि हम रख लेंगे हमारी बेटी को। पर मैं ये बोलती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हो, हर एक माँ बाप को करना चाहिए, पर छोटे छोटे कारण में सपोर्ट मत करिए। कोई ऐसा कारण आपको लगता है कि जो बहुत बड़ा है और जो कारण ऐसा है कि आपकी बेटी का वहाँ पे बहुत अहित हो रहा है, उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, डाउरी डिमांड्स हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप बेशक आप कानूनी कार्यवाही भी करिए और आप अपनी बच्ची को रखिए, आश्रय दीजिए और उसको अपने पैर पे खड़ा करिए। बट इतनी छोटी छोटी मैटर्स पे कि भाई उसने आईफोन मांगा, आईफोन नहीं दिला सकता है, या उसने मानो कि भाई घर में नौकर चाकर नहीं है तो मेरी बेटी को बहुत काम करना पड़ रहा है। अब नौकर चाकर है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ सकता है, पर उसके लिए भी कभी रेडी नहीं होते हैं, तो ऐसे कारण भी आते हैं। ऐसे कारण भी आते हैं। ऐसे कारण मैं उनको यही समझाती हूँ कि ये तो कोई कारण नहीं है। आपको अगर फिर और ऐसे कारण लेके आते और बोलते कि मैडम इसको तो है ना ऐसी सेक्शन लगाओ के फिट कर दो। अब इसमें ऐसी सेक्शन नहीं लग सकती है। आप कोशिश तो करिए। एंड आजकल की जो जनरेशन है, दे आर सो हेड स्ट्रॉन्ग कि मैंने ठान लिया वैसा होना चाहिए। और पहले क्या था कि हम एक फैमिली की तरह सोचते थे कि मेरी फैमिली की खुशी में मेरी खुशी है। आज कैसा है कि पर्सनल हैप्पीनेस को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं एंड पर्सनल हैप्पीनेस में ये सोचते हैं कि भाई मैं खुश नहीं हूँ ये सेटअप में, तो आई एम आउट। तो वो रीज़न होता है। पर आप जो बात कर रही हैं ऐसा लग रहा है कि खाली लड़कियों की तरफ से ही ऐसा नहीं, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, लड़कों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आती है। जी वही बोल रहा हूँ। हाँ। लड़कों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आती है। लड़कों की तरफ से प्रॉब्लम्स कई बार ऐसी आती है कि दे कंपेयर देयर वाइफ्स टू देयर मदर्स। या उन्होंने ट्रेडिशनली अपनी मम्मी को जैसे देखा है वैसे वो देखना चाहते हैं। आजकल की लड़कियां नहीं करेगी ऐसा। दूसरा ये कि पढ़ी लिखी लड़कियों को आप घर पे ला रहे हो तो उसको आप काम करने दो, और काम भी अगर करने दे रहे हो, सी यू आर बेसिकली नो वन टू अलाउ हर,
बट चलो हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हो। पर काफ़ी फैमिलीज में मैंने देखा है कि वर्किंग वाइफ्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब क्या कि हम उसको जाने दे रहे हैं, पर घर आके उसको फैमिली का ड्यूटीज तो करनी ही है। तो मतलब आप तो उसको एडिशनल बर्डन कर रहे हो कि तुम जाओ, हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, उसमें एहसान भी जताते हैं, और घर का काम तो तुमको करना है। अभी कई बार क्या होता है कि मतलब डॉक्टर जैसी कम्युनिटी होती है कि डॉक्टर कपल होते हैं, और डॉक्टर कपल जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं और साथ इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब कमाई भी एक जैसी है। और फिर भी जब हस्बैंड, मतलब डॉक्टर हस्बैंड घर पे आता है और वो सोचेगा कि मैं बैठ जाऊं, और वो डॉक्टर वाइफ है वो घर पे आके खाना बनाए, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। वो रियलिस्टिक नहीं है। आपको लोड शेयर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेंटेन योर मैरिज, और आज के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कितनी फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हस्बैंड वाइफ का पूरा लोड शेयर करने के लिए तैयार है, और उसमें हस्बैंड के माँ बाप को प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे बेटे से ये सब काम करवा रही है। तो यहाँ से मतलब सोसाइटी इतनी इवॉल्व नहीं हो रही है जितनी होना चाहिए आज के डायनामिक्स के हिसाब से। सो आई फील कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो फिर मैट्रिमोनियल फ्रिक्शन में कन्वर्ट होके फिर केसेस बन के हमारे पास आते हैं। मैं थोड़ा सब्जेक्ट से, आपके सब्जेक्ट से थोड़ा एक सवाल शायद आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में भी गई थी, तो वो क्यों? आपके दादाजी शायद 19 बार यहाँ के कॉर्पोरेटर रहे थे। नाना जी, और आप स्टूडेंट थी तब यहाँ पे इलेक्शन जीत चुकी थी, और कॉलेज की भी जीएस थी, तो पॉलिटिक्स में आप जाती तो बहुत आगे आती है अभी तक तो। आपकी बात सही है। पॉलिटिक्स में मेरा एक करियर तो नहीं बोल सकते, पर एक स्टिंट रहा है। मैं आपको एक थोड़ा, आपने पूछ ही लिया है इसको थोड़ा लाइट हार्टेड बनाने के लिए जी। मैं जब बहुत छोटी थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी शायद, तब मेरे मम्मी ने वो जो बोलते हैं ना कुंडली दिखाते हैं ज्योतिष को, हाँ। तो ज्योतिष ने बोला था कि आपकी बेटी तो राजकारण में जाएगी। हाँ, तो तब से ये लोग तो मतलब मुझे बोलते थे कि अरे ये तो राजकारण में जाने वाली है। तो मैं जब बीकॉम में थी तब सेकेंड ईयर में थी या? नहीं, मैं जब बीकॉम में थर्ड ईयर में थी तब आई वाज द इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल जीएस ऑफ माय कॉलेज। तो वो उस टाइम पे एक बड़ी बात हो गई थी, बिकॉज हमारी कॉलेज की मैं फर्स्ट फीमेल जीएस थी, एंड न्यूज़पेपर में भी बहुत उसका रिपोर्टिंग हुआ था कि भाई फीमेल जीएस बन गई एसपीबी कॉलेज में। तो इलेक्शन लड़ने की एक आदत थी मुझे। फिर मैं जब सेकेंड ईयर एलएलबी में थी तब कॉरपोरेशन इलेक्शंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस आ रहे थे, एंड कांग्रेस पार्टी ने नानावट शाहपुर की सीट पे मेरी मदर को सीट ऑफर की, बिकॉज माय नाना जी बाबू भाई शेठना, ही वॉज द कॉरपोरेटर एंड बहुत सीजन कांग्रेसमैन थे। तो उन्होंने बोला कि उनकी वजह से मेरी मम्मी को मिल रही थी, फादर ऑल्सो हैड दिस गुड नेम। मेरी मम्मी ने मना कर दिया। फिर बात ऐसी आई कि अच्छा तो आपकी बेटी जो है ना वो इलेक्शन लड़ी है, वो जीएस थी, तो उसको लड़ाते हैं। मेरे फादर ने मुझे पूछा, हमने डिस्कस किया, और मैं थोड़ा उस टाइम पे मैं काफ़ी नई नई चीज़ें करने के लिए एक्साइटेड रहती थी, और इलेक्शन लड़ने में मुझे मज़ा आता था। तो मैंने एट द एज ऑफ 22 ईयर्स आई फॉट इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन, और मैं जीती, एंड आई बिकेम द, उस टाइम पे तो मुझे ध्यान है कि आई वॉज द यंगेस्ट कॉर्पोरेटर, एंड आई स्टार्टेड माई स्टिंट एज अ कॉर्पोरेटर। मैं मेरे जो नाना जी थे उनके अंडर मेंटोरशिप में मैं थी, और मैं उनके साथ वार्ड का काम कर रही थी, सीख रही थी, और मतलब मीटिंग्स अटेंड करते थे, वार्ड मीटिंग करते थे, लोगों से मिलते थे, तो वो अच्छा लग रहा था, वो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे ये पता चला कि आप पॉलिटिक्स में रहकर लोगों को कितना आप इम्पैक्ट कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था। बट मुझे ये लगा कि पॉलिटिक्स और लॉ
दोनों में साथ में करने जाऊंगी तो कई बार क्या होता है कि दो नाव में आप सवार अगर होते हो तो फिर फिसल जाओगे। तो बहुत सारे नेता हैं देश के, मेजॉरिटी लीडर्स तो वो लोग फिर लॉयर्स ही हैं। फिर वो लीगल प्रैक्टिस थोड़ी छोड़ते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है अगर फुल टाइम पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। अब मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुझे एक कोर्ट रूम चार्म था कि मुझे कोर्ट रूम में प्रैक्टिस करनी है और वहाँ पे शायद मैं ज़्यादा खुश रहूंगी, मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब जो ट्रायल के लिए गई थी कि ट्राई कर लेती नहीं, ट्राई मैं नहीं बोल सकती हूँ। देखिए, हम सब ट्राई कर रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ ट्राई करते ही होंगे लाइफ में। यू कीप इवॉल्विंग, और कुछ नया नया करते हो तो ही पता चलेगा कि हम इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम इसमें से कितना सीख सकते हैं। किया था आपने, फ्लड में अच्छा काम किया था उससे। 2006 सबसे बड़ी रेल या फ्लड कहते हैं सूरत की, उसमें आपका बहुत नाम चर्चा में रहा कि बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, वो उस टाइम पे आई वॉज ओनली 23 years old, और 2006 में सूरत में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और जिसमें काफ़ी सूरत के एरियाज अफेक्ट हुए थे, जिसमें मेरा वार्ड बहुत ही, मतलब 80% ऑफ माई वार्ड वॉज अंडर वाटर। तो उसके बाद जब पानी कम हो गए और हम लोग जब निकले तो बहुत ख़राब परिस्थिति थी। और उस टाइम पे मैंने काफ़ी, मतलब पीपल्स प्रॉब्लम्स ऑलवेज इम्पैक्ट मी, मतलब वो केसेस हो या जनरली हो, मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता है अफेक्ट होता है, तो मुझे लगता है कि ये तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत काम किया उसमें, और मैंने, मतलब सफाई का जो मेन चैलेंज मैंने जो उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया वो ये था कि सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। घुटनों तक कीचड़ था। हम लोग, मतलब मुझे ज्ञान है कि हम लोग जब निकले थे वार्ड में तब घुटनों के कीचड़ तक हम लोग चल के गए थे। तो हमारी जो ऑफिस थी वो मोगली सरा में थी। मोगली सरा से वेड़ चार रास्ता जो है, वेड़ दरवाजा, वहां तक हम लोग चल के गए थे। 1.5-2 किलोमीटर लगभग। हाँ, 1.5-2 किलोमीटर। मैं, मेरे नाना जी, माई देन फियोन्स, नाउ हस्बैंड, हम लोग सब साथ में चल के गए थे इतने कीचड़ में, और कहीं पे मरे हुए जानवर पड़े हैं और इतनी बदबू और इतना। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये काम बहुत बड़ा है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और सफाई करवानी है। और सफाई इसलिए भी करवानी है कि जितनी जल्दी सफाई होगी उतना जो रोग चाड़ा बोलते हैं वो नहीं फैलेगा या कम फैलेगा। तो हमने रोज ऐसे ट्रैक्टर्स, जेसीबी लेके पहुंच जाते थे सुबह से और एरियाज साफ करवाते थे। और काफी एरियाज में क्या होता था कि नेबर्स के बीच में भी झगड़ा हो जाता था कि भाई पहले हमारा कचरा उठेगा, वो बोलेगा पहले हमारा कचरा उठेगा। तो वो सब डिस्प्यूट भी ऑन स्पॉट रिजॉल्व करवाने पड़ते थे। फिर कभी क्या होता था कि हमने पूरा कचरा एक जगह पे रखवा दिया है, एक डंपर भर के गया है, खाली होके आएगा तो वो बाकी का कचरा बाद में उठेगा। उस पे झगड़े हो गए जाते थे कि ये हमारे घर के पास ये कचरा क्यों छोड़ा है। पर वो उस टाइम पे हमने बहुत काम किया। और मेरा जो काम था वो प्रेस ने बहुत अच्छा उसको, मतलब न्यूज़पेपर्स में बहुत रिपोर्टिंग आया था कि हीरल बहुत छोटी एज की है, बट अच्छा कुछ एक लाइन मुझे ऐसी कुछ याद है कि नानकड़ी हीरल ना मोटा कारनामा, ऐसा कुछ आया था। तो उस टाइम पे फील हुआ कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग गुड। बचपन से आप नेम और फेम, आपने कहा दूसरी कक्षा में थी तब से चाहती थी नेम और फेम, अब आपको नेम भी मिला, फेम भी मिला, अच्छा काम भी कर रही थी, तो ऐसा कौन सा पॉइंट था कि बस अब नहीं करना है इसमें, अब नहीं इंटरेस्ट है, या आपके जिससे शादी होने वाली थी उन्होंने ना बोला कि भाई ये अच्छा नहीं ये काम? नहीं, वो तो मतलब ही इज वेरी सपोर्टिव, ऐसा नहीं है। बट ऐसा कोई पॉइंट मैं नहीं बोलूँगी कि कोई ऐसा पॉइंट था जिसके कारण छोड़ दिया। बट जब मैं कॉर्पोरेटर थी और साथ में मैं लॉ भी कर रही थी, क्योंकि मैं लॉ पढ़ रही थी तब मैं कॉर्पोरेटर बनी थी, और उसके बाद मेरा स्टडीज कंटिन्यू था एंड देन मैं लॉयर बनी थी। तो मुझे उसी टाइम पे, उसी टेन्योर के टाइम पे मुझे पता चल गया था कि ये मैं कर रही हूँ, दोनों नाव में सवार कर रही हूँ, और थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है दोनों जगह पे, एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा है। और जब चुनने की बारी आई तब मुझे लगा कि लॉ, मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ एक्चुअली द प्लेस वेयर माई हार्ट लाइज।
तो मैंने यही सोचा कि ठीक है। और पॉलिटिक्स मुझे खुद को ऐसा लगता है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही डेडिकेशन चाहिए उसमें, और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए कि आप एक बोलते हैं ना कि मुंजे हुए पॉलिटिशियन बन सको। तो कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ क्या उसमें? बैड एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन मैं फिट इन नहीं करूंगी पॉलिटिकल फील्ड में। आई एम पॉलिटिकल अदरवाइज, मतलब कहीं पे बोलने जैसा है तो मैं बोलती हूँ, और आई ऑलवेज यूज माई नॉलेज ऑफ लॉ टू रेज वॉइसेस। आप सभाओं में भी बोलती थी बहुत। हाँ जी। तो वो बोलने की आदत तो थी जी, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है या मेरा जो कैलिबर है वो मैं लीगल फील्ड में यूटिलाइज करूँ अच्छे से, और मुझे जिसमें मजा भी आएगा। जी। और उसमें भी तो नाम तो उसमें भी बना सकते हैं। हाँ, बन जी। तो अभी अब फ्यूचर में अगर मौका मिले तो जाएंगी, नहीं जाएंगी वापस? अभी तो ऐसा मैं नहीं सोच रही हूँ जी। बट ऐसा एक बोलते हैं ना कि नेवर से नेवर। जी। तो कभी आ जाओ, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, कभी कुछ नहीं कह सकते, पर अभी नहीं जा रही हूँ, अभी नहीं जा रहे। जी जी। मैंने आपसे ट्रेंड्स के बारे में पूछा, मैंने आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में पूछा, मतलब आप उसमें भी सक्सेसफुल थी, इसमें भी आप सक्सेसफुल है, अब आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे लॉ फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। एज ऑफ नाउ मेरा जो मान लीजिए कि नेक्स्ट 5 इयर्स का जो प्लान है उसमें मैं मेरी ऑफिस को और बढ़ाना चाहती हूँ। ईयर 2020 में मैंने अपने फादर से प्रैक्टिस एक अलग करके इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मैंने सेट की। एंड 5 साल हुए हैं और 5 साल में काफ़ी अच्छा मैंने अपने लिए इंडिपेंडेंटली एक अपना नाम बना दिया, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपना इंडिपेंडेंटली ब्रीफ्स मुझे काफ़ी मिलती है, एंड मेरी टीम मैंने बढ़ाई है, और अब मेरा फोकस ये है कि आई वांट टू मेक माय ऑफिस इवन बेटर सो दैट मैं लोगों के काम और अच्छे से कर पाऊँ, और जो हमारा काम है कि लोगों को न्याय दिलाना, लोगों के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना, उसको मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। मतलब ये आप सभी तरह के केसेस लेती हैं या स्पेशल? फिलहाल मेरे ऑफिस में मेरे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के भी केसेस हैं, मेरे पास सिविल प्रॉपर्टी के भी केसेस हैं, क्रिमिनल के भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 420 के केसेस और वो सब भी आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि फैमिली लॉ जब मैं करती हूँ, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से ही काफ़ी क्रिमिनल का केसेस निकल के आते हैं कि जहाँ पर डाउरी का इश्यूज है, या कभी कभी वाइफ का चेक मिसयूज करके बाउंस करवा दिया चेक, और चेक रिटर्न केसेस करवा दिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है तो वो एक सिविल केस बन जाता है, उनके बीच में हाथापाई हो जाती है, मारा पिटी हो जाती है तो क्रिमिनल केस भी बन जाता है। तो वहाँ से भी बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं। तो मैं एक्चुअली यंग लॉयर्स जो हैं, जो अपनी प्रैक्टिस जमाने का सोच रहे हैं, तो फैमिली लॉ प्रैक्टिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज आपको सिविल लॉ करने को भी मिलेगा, आपको क्रिमिनल लॉ करने को भी मिलेगा, आपको फैमिली लॉ करने को भी मिलेगा। और क्योंकि फैमिली कोर्ट का जो एक ऑब्जेक्ट है वो ये है कि डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज करो, पार्टीज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको एक बोलते हैं ना कि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, उसकी भी बहुत अच्छी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कोई भी जूनियर लॉयर है अगर प्रैक्टिस की शुरुआत करना चाहता है तो आप बेशक फैमिली लॉ से शुरुआत कर सकते हो, वहाँ से आपको काम मिलेगा। एक और काम मिल सकता है, कई बार क्या होता है कि सेटलमेंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात होती है, तो दस्तावेज करने का काम भी मिलेगा, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर करने का काम उसमें से मिलेगा, तो वहाँ से भी बहुत सारे काम मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं, मतलब टू ऑल यंग लॉयर्स इफ दे आर वाचिंग, आई वुड से कि ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस का एक एरिना है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी का क्या रोल आ गया है ये इन सब लीगल बहुत काम में? बहुत ज़्यादा रोल आ गया है जी। एंड
मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है जो लॉयर है, उनका भी बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने ये बोला कि मेरे पास 2 जूनियर्स थे, वो लोग अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में चले गए तो दोनों ने छोड़ दी ऑफिस, तो अब मैंने एक भी जूनियर नहीं रखा है, मैं AI इज़ माई जूनियर। वो काफ़ी जो ड्राफ्टिंग के काम है और रिसर्च के काम है जो पहले जूनियर्स करते थे, वो अब लॉयर्स जो है वो AI पे शिफ्ट हुए हैं। और AI को एज अ टूल यूज़ करना ही चाहिए, मैं भी उस चीज़ को इनकरेज करती हूँ। एंड मैं ये भी मानती हूँ कि आप कोई भी फील्ड में हो, आपको टेक सेवी तो रहना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट टेक सेवी यू विल बी आउटडेटेड। तो AI का यूज़ काफ़ी लॉयर्स करते हैं और मैं तो ये भी बोलूँगी कि जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। बट ड्राफ्टिंग वालों की नौकरी गई है सर। हाँ, बट एक चीज़ है कि AI कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा लॉयर्स को। क्या क्यों? रीज़न ये है कि AI आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा, आपका टाइपिंग वर्क जल्दी हो जाएगा तो आपका टाइम बच रहा है, बट आपको ह्यूमन टच तो देना ही पड़ेगा। AI जो मुझे दे रहा है वो मैं कोड को नहीं दे सकती हूँ। मैं उसमें उस चीज़ को अब मेरे हिसाब से मैं उसको मोल्ड करूँगी। मैं इसमें कोई पॉइंट हटाना चाहती हूँ मैं हटाऊँगी, मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं ऐड करूँगी। और AI जाके कोर्ट में दलील नहीं कर सकता है, कोर्ट में दलील तो वकील को ही करनी पड़ेगी। और लगता है आपको कोई मॉडल रोबोट्स आएंगे फ्यूचर में? एक बीच में मैंने कुछ पढ़ा था कि जिसमें फॉरेन कंट्री में कि एक रिक्वेस्ट डाली गई थी कि भाई माय लॉयर इज दिस AI एंड दिस AI विल आर्ग्यू, बट उसमें कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं किया था, इनफैक्ट बहुत ही उसको डिस्करेज किया था, मतलब जी। तो पर मुझे लगता नहीं है कि AI शुड बी ब्रॉट इन एज मतलब रोबोट लॉयर्स विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज आपने जैसे बताया और हमने डिस्कस किया कि इसमें ह्यूमन टच, इमोशंस, सेंटिमेंट्स बहुत होते हैं, तो ह्यूमन का काम ह्यूमन ही कर सकता है। आपका एक एक्सपीरियंस वैलिड है, जैसे पॉलिटिक्स है, क्राइम है और फिर फैमिली है, तो एक लास्ट सवाल, एक एज मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सारे जो क्राइम हैं उसका सोर्स क्या फैमिली है? बिकॉज कि मतलब एक हमारे बहुत फेमस IPS ऑफिसर हैं हसमुख भाई पटेल, वो एक फाउंडेशन चलाते हैं और वो यूँ बोलते हैं कि अगर बच्चा है छोटा और अगर माँ बाप को ट्रेन कर दो आप, तो बच्चा क्रिमिनल नहीं बनेगा। मुझे नहीं पता है कि ये कितना सच है, पर अच्छी फैमिलीज में से भी क्रिमिनल्स निकल के आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जब क्रिमिनोलॉजी पढ़ती थी, आई एम मास्टर इन लॉज विद क्रिमिनोलॉजी, तो हमारे को ये बताया जाता था कि जो क्राइम होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो जेनेटिक भी होता है, एक आपके सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, एक कुछ ऐसा आपकी लाइफ में सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण आप उसकी तरफ चले जाते हो और क्राइम में चले जाते हो। कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो सो कॉल्ड क्राइम्स है, पर इट हैपन्स ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कि कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि जहाँ पे आपने हाथ में ले लिया कानून को। तो आई थिंक सो क्राइम के बहुत सारे रीजंस है, मल्टीपल रीजंस है। करेक्ट। तो थैंक यू हिरल, आपसे बहुत सारी बातें हुई और फिर से आप कभी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके फादर को भी कभी लेके आइए और उनको समझाइए, हमको आपके जैसी बहुत सारी बातें करनी है उनके साथ भी। और थैंक यू, आप आई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।